पिछले क्लास में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट स्टार्ट किए थे। अब जब स्टार्ट किए तो थोड़ा सा सुन लीजिए। सबसे पहले आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, और वहां बताया था कि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कर्व्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का टेल वहां होता है जहां इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और हेड वहां होता है जहां इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है। और यहां पर शिफ्टिंग का 3 टाइप्स पढ़े थे हम लोग, बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम एंड एटम टू बॉन्ड। इसके बाद में आया था फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। वहां हम लोग डिस्कस किए होमोलिटिक फिजन एंड हेट्रोलिटिक फिजन। इसके बाद आया हम लोग का रिएक्शन मैकेनिज्म, जहां बताया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। और यहाँ रिएक्टेंट 2 पार्ट में कन्वर्ट करता है, 2 पार्ट में लिखा जाता है रिएक्टेंट को, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, जो कंबाइंड कर रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है और फिर वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। रिएजेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है, एक्टिव फॉर्म में होता है इसलिए अटैकिंग रिएजेंट कहा जाता है इसे। और इसके 2 टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होता है, उन्हें इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। और जो न्यूक्लियस की तरफ में जाता है उसे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या फिर न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर में निगेटिव चार्ज होगा तभी वो न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव की तरफ में शिफ्ट करेगा, या तो फिर ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं बट मस्ट हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तभी वो न्यूक्लियस की तरफ जाएगा। आज हम लोग को इसी के और आगे वाले पार्ट के बारे में डिस्कस करना है। जैसे यहां भी आप स्क्रीन पर देख रहे होगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, डिफिनेशन लिखवा दिए थे क्या? रिएक्शन इंटरमीडिएट का डिफिनेशन लिखवाया था कि ये वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो केमिकल रिएक्शन में थोड़ी देर के लिए बनते हैं। ये हाईली रिएक्टिव होता है, और इन्हीं में हम लोग को पढ़ना है अभी फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन। तो टॉपिक लिखिए फ्री रेडिकल, लिखिए इसका डिफिनेशन लिखवाते हैं। देखो, इट इज द न्यूट्रल स्पेसिस, इट इज द न्यूट्रल स्पेसिस, न्यूट्रल स्पेसिस formed after homolysis, formed after homolysis, after homolysis, formed after homolysis, and have unpaired electron, ब्रैकेट में लिखिएगा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो शेयरिंग में इन्वॉल्व हुआ है वो फिर बाहर निकल जाता है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोर्ड पर देखना, जैसे अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम को लेते हैं, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, आप बताओ तो दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होगा या अलग अलग होगा? एक ही एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास और एक इलेक्ट्रॉन इनके पास। इस फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को क्या कहते हैं हम लोग? होमोलिटिक फ्यूजन, या इसी को हम लोग होमोलिसिस भी कहते हैं। और इस होमोलिसिस से फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ यही नहीं, मिथाइल भी हो सकता है। इथेन को अगर हम लोग ले लें, CH3, इस तरीके से अगर हम लोग मिथाइल लिखते हैं तो लगता है कि ये कार्बन का बॉन्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन के साथ। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, बॉन्ड किसके साथ होता है? कार्बन के साथ। तो इसी को अगर हम लोग अरेंज करके लिखें तो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। कुछ बैठा है क्या कहीं? देखो तो मक्खी वगैरह है कहीं? CH3 और यहाँ CH3, इनका होमोलिसिस कराएंगे। इस जगह पर भी होमोलिटिक फ्यूजन होगा, ये यहाँ और ये यहाँ चला गया, इसे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल कहा गया। और इस जगह पर यहाँ इस कार्बन के पास में भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यहाँ भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ये तुरंत किसी के साथ में शेयरिंग करना चाहेगा,
इन्हें मिथाइल फ्री रेडिकल कहा जाता है। ये पार्ट नहीं, इस जगह पर ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट लिखो कार्बोकटायन। कार्बोकटायन ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, यानी ये भी केमिकल रिएक्शन में थोड़ी देर के लिए बनेंगे। हाईली रिएक्टिव होगा, या कह सकते हो कि हाईली अनस्टेबल होगा। जो अनस्टेबल होंगे वही रिएक्टिव होंगे, जो स्टेबल होगा वो रिएक्टिव नहीं होगा। एटम अनस्टेबल होता है, वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर आपको लगेगा कि हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैसा कमा के रखे हुए हैं, आप स्टेबल हो जाइएगा, सवाल ही नहीं उठता है कि आपका रिजल्ट निकलने वाला है। क्योंकि दिमाग में तो ये आएगा कि क्यों पढ़ रहे हैं, सीधा सा बात है। तो दिखाई दे रहा है कि आगे हमें कुछ जॉब करना है, कहीं पे अच्छी जगह पे सेटल करना है, ताकि हम अर्न कर सकें और हमारे आने वाले जनरेशन को कोई तकलीफ नहीं हो। जब जैसे ही दिखाई देगा कि हमारे ऊपर वाले जनरेशन जो है बहुत कमा के रखे हुए हैं, तो क्या के लिए इसमें झूठ मूठ का जो है दिमाग खराब करते रहेंगे, मोबाइल लेकर अपना बैठे हुए रहेंगे, घर से निकलेंगे और फिर सगुना मोड़ पे अपना घूमते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से करके तो आपको जो है वो अनस्टेबल होना होगा। पहले आपको रिक्वायरमेंट लगना चाहिए, अनसैचुरेटेड होना चाहिए कि यहाँ के बाद में हमारा आने वाले समय में जो है वो बहुत कुछ डार्क हो जाएगा, तो इसलिए दिया जलाने का व्यवस्था करना है हमको। तो वो उस कंडीशन में आप रिएक्टिव बनेंगे। यहाँ पे ये भी अनस्टेबल है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इनका नाम पड़ा है कार्बोकटायन। कार्बो कार्बन के लिए आया है, और कटायन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। यानी कि वैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट जहां कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आता हो। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं आपको, क्लोरोमीथेन लेते हैं, मिथाइल क्लोराइड भी कहा जाता है इसे, CH3 और Cl। और सपोज इनके बीच में हेट्रोलिटिक फिजन यानी हेट्रोलिसिस हो रहा है, हेट्रोलिसिस। आप बताओ तो यहां कार्बन और क्लोरीन दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? तो यहां हेट्रोलिटिक फिजन हुआ तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास? क्लोरीन के पास। तो अब यहां बचा रह गया H C H H, दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया है क्लोरीन के पास में। तो बताओ कार्बन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और क्लोरीन के पास? तो यहां पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्पेसिस को कार्बोकटायन कहा गया। यानी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होमोलिटिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से होता है, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से। और ये तब जब कार्बन के साथ में कोई वैसा स्पेसिस या एटम जुड़ा हुआ हो जिनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है। लिखिए पहले स्टेटमेंट, उसके बाद देखो, इट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, इट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट formed during heterolytic fission, formed during heterolytic fission of covalent bond, heterolytic fission of covalent bond and contain positively charged carbon atom, and contain positively charged carbon atom, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखो इसे कार्ब अनायन।
कार्ब अनायन। अब यहां तो दिखाई दे रहा होगा वो कार्बोकटायन था, यानी कि कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ कार्बन के ऊपर में कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो ये निगेटिव चार्ज तो तब होगा जब कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ वो एटम हो जिनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से क्या है, कम। जैसे अगर कोई मेटेलिक स्पेसीज जुड़ा हुआ हो तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, या जो कार्बन से लेस रिएक्टिव हो। जैसे अगर हम लोग मीथेन की ही बात करें तो मीथेन में कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन है। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम और कार्बन का ज्यादा होता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ में शिफ्ट कर जाएंगे। इस कंडीशन में ये हेट्रोलिटिक फ्यूजन यानी हेट्रोलिसिस होता है, हेट्रोलिसिस। तो अब चूंकि कार्बन के तरफ में इलेक्ट्रॉन गया है, तब यहाँ कार्बन के पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे यहाँ, माइनस, और इस जगह पर क्या कहा गया, H प्लस। अब इन्हें कहा गया कार्ब अनायन। इसके पहले का था कार्बोकटायन। अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा ये कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप एक रस्सी ले रहे हैं, ठीक, और एक जगह से कटा हुआ रस्सी है और उसको धागा से बांधा हुआ है और फिर उधर है, जब आप खिंचाव डालेंगे तो टूटने का चांस वहां से बनता है जहां पे जो कमजोर पार्ट रहेगा। तो उसी तरह से एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है और दूसरा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है नॉन पोलर के रिस्पेक्ट में, तो पोलर इजीली ब्रेक करेगा, पोलरिटी वहां पे डेवलप किया है, तो स्टेबिलिटी के लिए नॉन पोलर। तो जैसे यहां पर इस वाले में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी बॉन्ड है और कार्बन और क्लोरीन के बीच भी बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, लेकिन यहां ज्यादा पोलरिटी है इसके रिस्पेक्ट में, तो जब बॉन्ड टूटने की बारी आएगी तो कार्बन और क्लोरीन के बीच का पहले टूटेगा। और यह भी डिपेंड करता है कि यहां रिएक्शन के समय में कौन सा स्पेसीज आप डाले हैं, किस कंडीशन में वो रिएक्शन हो रहा है। तो ये सब अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म का स्टार्टिंग का पार्ट, कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और जब रिएक्शन में उसको यूज करेंगे तब यहाँ समझ में आया कि अच्छा यहाँ पे कार्बोकटायन बना था, इस जगह पे कार्बन आयन बना था और इनकी वजह से ये प्रोडक्ट बना है। यानी कि अभी सब हम लोग टर्म को एक एक करके पढ़ रहे हैं। यहाँ बताया गया कि देखो ये किचन में ये व्हाइट कलर का है, इसको ये नमक कहते हैं, ये चीनी है, ये हल्दी है, इस कलर का होता है, इससे रंग ये होता है। और जब आप सीख लिए तब फिर बाकी आप किचन में जाएंगे तो कि आपको चाय बनाना है या सब्जी बनाना है, कि कब चीनी यूज करेंगे और कब नमक यूज करेंगे, तो ये तैयारी चल रहा है, ठीक है। और अब अभी क्वेश्चन उठ जाएगा कि सर ये हल्दी है और ये चीनी है, तो पुलाव में हम चीनी कितना डालेंगे। जब पुलाव की बात करेंगे तो वहां पे बात करेंगे कि पुलाव में चीनी डाला जाता है कि नहीं डाला जाता है, कौन सा पुलाव बनाएंगे तो चीनी डाला जाएगा और कहां पर जो है वो नमक डाला जाएगा, ठीक है। लिखिए कार्बन आयन के बारे में, लिखो इट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, it is the reaction intermediate formed during, it is the reaction intermediate formed during heterolytic fusion, formed during heterolytic fusion of covalent bond, heterolytic fusion of covalent bond and contain negatively charged carbon atom and contain negatively charged carbon atom। नोट कर लीजिए इसको। लिखिए इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन, फिर समझाते हैं ये क्या है। लिखिए द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन कार्बन चेन, द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन कार्बन चेन due to the nature of atom or group
due to the nature of atom or group attached at the terminal attached at the terminal of the chain attached at the terminal of the chain is called inductive effect, paragraph change. If electron pumping group is attached at the end of the chain of the chain, then it causes positive inductive effect. ब्रैकेट में लिख लेना प्लस आई इफेक्ट, आई इफेक्ट and if electron withdrawing group is attached at the terminal of the chain then it causes negative inductive effect or minus I effect, negative inductive effect or minus I effect, paragraph change. Followings are some important plus I and minus I effect minus I effect producing group, plus I and minus I effect producing group. नोट कीजिए आप भी।
नोट कर लीजिए इसको। हो गया? यस सर। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या है इसको समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। इंडक्टिव वर्ड इंड्यूस्ड से हुआ है, और इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना। हम आप सब लोग जो है इंड्यूस्ड होते हैं, किसी न किसी चीज से इंड्यूस्ड होते हैं, फॉलो करते हैं, किसी एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, किसी पर्सनालिटी को फॉलो करते हैं। मूवी देखने जाते हैं तो उसके हीरो को फॉलो करते हैं। यानी साइकोलॉजी ये कहता है कि अगर आप मूवी देख रहे हैं तो आप अपने आप को हीरो की जगह पे या हीरोइन की जगह पे खड़ा पाते हैं। वह जो है वो हीरो की जगह पर, हीरोइन की जगह पे तो अपने आप को नहीं फील कर पाएगा, हाँ उसके सेंटिमेंट को फील कर पाएगा। ठीक है, यहाँ ये जो है वो अमिताभ बच्चन की जगह पे नहीं खड़ा हो सकती हैं, ऐश्वर्या राय की जगह पे खड़ा रह सकती हैं। यानी कि वो फीलिंग आता है, और इसी साइकोलॉजी को लेकर के मूवी बनाया जाता है। यहाँ पर इंड्यूस्ड का मतलब एक और सिंपल तरीके से बात करते हैं हम लोग। अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो सामने वाला 10 मिनट के बात करने के बाद में ये गेस कर लेता है कि आप यूपी या बिहार से आए होंगे। हम लोग भी यहाँ पे बात करते हैं तो बोलते हैं कि लगता है कि तू दिल्ली से आया है, लगता है कि तू उधर साउथ वगैरह का है, मद्रासी है क्या जी? ठीक है, नहीं तो ऐसे कैसे हम लोग बात कर लेते हैं, कैसे अंदाज लगाते हैं? टोन से। जैसे अगर साउथ इंडियन लोग हैं, अभी तो स्कूल वगैरह में बहुत सारे टीचर होते हैं साउथ इंडियन होते हैं, तो उनके इंग्लिश बोलने का टोन और हिंदी बोलने का टोन वो भी हमारे टोन से बिल्कुल डिफर करता है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है। सब जगह पर इंग्लिश पढ़ाने का तरीका तो एक ही है, हिंदी पढ़ाने का तरीका तो एक ही है, बट जो टोन है वो आपके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। आप यहीं बिहार में ही अलग अलग जगह पर हैं तो वहाँ पर अलग अलग तरीके से बोला जाता है, तो उनके टोन में बदलाव दिखाई देता है। आप 30-40 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो वहाँ पर बोलने का तरीका जो कुछ अलग बदल जाएगा। नदी रहता है तो उसके दूसरी तरफ में जाते हैं तो वहाँ बोलने का तरीका और होता है, क्योंकि अभी पुल बन गया है। पहले लोगों का कम्युनिकेशन कम होता था और अभी जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसलिए आप देखो कि नदी के इस तरफ में है तो इधर जो है मगही बोल रहा है, नदी के उस तरफ में सोन के उस तरफ में चले गए तो वो भोजपुरी बोल रहा है। ठीक है, लैंग्वेज में फ़र्क पड़ जाता है, बाकी का आपका परिपाटी है उसमें फ़र्क पड़ जाता है। तो ये सब इंडक्टिव इफेक्ट से होता है। एक और टर्म समझाते हैं आपको। मान करके चलो ये आयरन नेल है और ये भी आयरन नेल है। ठीक, ये दो आयरन नेल है, तो बताओ तो इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। आयरन नेल के बीच में थोड़ी होता है, कुछ ही बोल दिया यस सर, ठीक है। आयरन आयरन ले जाओगे तो अट्रैक्शन होगा उसके बीच में? नहीं आएगा। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब क्या करते हैं, मान करके चलो कि ये मोबाइल है थोड़ी देर के लिए कि ये मैग्नेट है और ये आयरन नेल है। अब इसके कांटेक्ट में ले जाएंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका चिपक जाएगा, यहाँ चिपक गया ये। अब क्या करते हैं, दूसरे आयरन नेल को अब इस बार फिर इसके कांटेक्ट में ले जाएंगे। आपको क्या लगता है चिपकेगा या नहीं चिपकेगा? चिपक जाएगा। तो पहले जहां ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था क्योंकि ये आयरन नेल था, लेकिन जैसे ही इसे मैग्नेट से हम लोग फिजिकली कांटेक्ट किए तो अब ये भी मैग्नेटाइज हो गया। और जब इस आयरन नेल को इसके कांटेक्ट में ले आते हैं तो ये भी मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है। फिजिक्स में सर या मैम आपको बताए होंगे कि इसी को इंड्यूस्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आया वो इस मैग्नेट की वजह से आया। ठीक है, यानी इनकी वजह से आया और उसी की वजह से इंड्यूस्ड होकर के आ गए हैं। इनके इस कंडीशन को अगर हटा दिया जाए तो फिर से आयरन की तरह बिहेव करेंगे। वैसे ही कार्बन चेन में भी कई प्रॉपर्टीज डेवलप करता है, पोलैरिटी डेवलप करता है, पॉजिटिव या निगेटिव, और ये डिपेंड करता है कि कार्बन चेन के साथ में जो अटैच्ड एटम या ग्रुप है वो किस नेचर का है। दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पंपिंग यानी जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। ये सभी प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप हैं। देख रहे हो, जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप उतना ही ज्यादा इसका इलेक्ट्रॉन पंपिंग नेचर, प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप। ये माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर भी डिपेंड करता है ये। जैसे आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ब्रोमीन, इसका माइनस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी भी ज्यादा है। इससे ज्यादा क्लोरीन का, इससे ज्यादा फ्लोरीन का, इससे ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप का, और उससे ज्यादा नाइट्रो ग्रुप का। ये माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप है। पहले समझ लो, उसके बाद फिर लिखवा दूंगा। अब यहां पर ये कार्बन चेन लगा हुआ है, ये कार्बन चेन है।
कार्बन के टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन डाला जाएगा। इस जगह पर मान ली कि ये ग्रुप लगा हुआ है CH3 CH3 और CH3। एक दूसरा कार्बन चेन लेते हैं, यहाँ कार्बन चेन है, ये भी कार्बन चेन है, और इसके इस जगह पर सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है COOH, ये लगा हुआ है दोनों में कार्बन चेन पे। अब कार्बन चेन में जो अटैच्ड एटम या ग्रुप है टर्मिनल पर, एंड पर, उसकी वजह से पूरा चेन भी अफेक्टेड होगा। अब किसके ऊपर में क्या फर्क पड़ेगा जो आपसे पूछेंगे, जो बोलेंगे बस उतना ही बताना, आप उसी के बारे में सोचोगे। आप बताओ तो कि फर्स्ट वाले केस में जो एटम या ग्रुप लगा हुआ है वो प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग है या माइनस आई इफेक्ट? प्लस आई, यानी कि यहां पर ये जो ग्रुप लगा हुआ है वो प्लस आई शो कर रहा है और ये माइनस आई। ठीक है यहां तक। दूसरा सवाल, प्लस आई इलेक्ट्रॉन पंपिंग होता है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है? पंपिंग होता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, और माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। तो यहां पर ये जो टर्शियरी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये यहां इलेक्ट्रॉन पंप करेगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन पंप करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किया तो इस कार्बन के ऊपर में आ जाएगा डेल्टा प्लस चार्ज और इसके ऊपर में डेल्टा माइनस चार्ज। डेल्टा का मतलब पार्शियल होता है क्योंकि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं किया है। याद करो केमिकल बॉन्डिंग, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब जैसे ही इसको पंप किए, अब पहले ये दोनों का दोनों न्यूट्रल था, लेकिन अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तब ये भी क्या करेगा, अपने बगल वाले को देगा, यानी इसको शिफ्ट करेगा। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में अब इसका इफेक्ट जो है वो कम होगा। जैसे आप ये मैग्नेट रखे, यहाँ आयरन ले गए, ये मैग्नेटाइज्ड हो गया, अब दूसरा आयरन ले आए, इसके साथ चिपक गया, लेकिन इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप करेगा, स्ट्रेंथ जो आएगा, वो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा, और फिर एक समय आने के बाद में नेग्लिजिबल हो जाएगा। मे भी तीसरा ले आए तो भी चिपक गया, लेकिन चौथा फिर ले जाएंगे तो वो गिर जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी ये डेल्टा माइनस है, अब इस जगह पर ये डेल्टा माइनस हो जाएगा। डेल्टा का मतलब स्मॉल होता है, तो दो डेल्टा हो गया तो वेरी वेरी स्मॉल हो गया। तो अब ऐसे मत करना कि बढ़ गया, बढ़ नहीं गया, ये वैल्यू क्या हो गया, घट गया, क्योंकि डेल्टा स्मॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये फिर अपने बगल वाले को देगा, अब यहां बगल को देगा तो डेल्टा माइनस, और 3 के बाद में इनके वैल्यू को नेग्लिजिबल मान लिया जाता है कि अब ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है COOH, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तब बताओ तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव या निगेटिव, कौन सा, डेल्टा पॉजिटिव। अब यहां इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो गया, तो ये कहां से डिमांड करेगा, बगल वाले से। अब इनके ऊपर में डेल्टा प्लस, अब ये कहां से डिमांड करेंगे, अपने बगल वाले से, डेल्टा प्लस। तो ये ऊपर में जो आया इसको हम लोग कहते हैं प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और नीचे में जो हो रहा है उसको कहा जाता है माइनस आई इफेक्ट, यानी कि निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और ये पूरे कार्बन चेन में सिग्मा बॉन्ड के शिफ्टिंग की वजह से आता है। ये तभी तक रहेगा जब तक एटम या ग्रुप आया है। अगर इसको हटा करके ये ग्रुप डाल दें तो जहां पर ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा था वो क्या शो करने लगेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करने लगेगा। ये सब जगह पर अप्लाई होता है, हर जगह पर ये इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई होता है। अगर हमारे साथ में कोई एटम या ग्रुप विड्रॉइंग नेचर का है तो जब वो विड्रॉ करेगा तो हम सामने वाले से विड्रॉ करेंगे, आपसे हम विड्रॉ करेंगे। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप आ गया तो हम आपकी तरफ में पंप करेंगे। ठीक है, तो ये नेचर का रूल है। उसी तरीके से यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट में भी होता है, ये सब हम लिखवाएंगे। यहां पर एक चीज और देखो, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड है, माइनस साइन नहीं है, समझ में आ रहा है ना, एक फ्री बॉन्ड है। तो अब उठ रहा है कि हाइड्रोजन प्लस आई में भी लिखे हैं और माइनस आई में भी लिखे हैं, ये है क्या, कौन सा इफेक्ट शो करता है। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट एज ए कन्वेंशन 0 माना जाता है। अब कहा जाता है कि जिस एटम या ग्रुप में हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी ज्यादा वो माइनस आई इफेक्ट, और जिसमें हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा उसको किस में रखेंगे, प्लस आई में रखेंगे। इसलिए दोनों जगह पर यह हाइड्रोजन है, इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है। नोट में लिखिए, या पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद इसके बाद लिख ले, यहां लिख लीजिए जैसे बनाए हैं वैसे। क्लियर, नोट में लिखो फर्स्ट पॉइंट।
लिखे इसमें एज ए कन्वेंशन the inductive effect as a convention, the inductive effect value, the inductive effect value of a hydrogen, inductive effect value of hydrogen is assumed to be zero, is assumed to be zero. Next point, in the presence of plus I effect producing group, in the presence of plus I effect producing group, acidic strength decreases, while basic strength increases, and vice versa, समझते हो ना, यानी कि ठीक इसका उल्टा। ये पोर्शन अभी जो एसिडिक स्ट्रेंथ था बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, ये 12th का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी 12th में आपसे कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा कि किनका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और वहाँ पर भी इंडक्टिव इफेक्ट बताया जाता है जो अभी आपको समझा रहे हैं। अगर ये ध्यान में रखते हो तो 12th में आपके लिए रिपीट होगा वो पोर्शन। अब थोड़ा समझते हैं। इक्विलिब्रियम स्टार्ट किए हैं हम लोग, अभी एक ही क्लास हुआ है। एक क्लास के बाद में फिर हम लोग एसिड के बारे में पढ़ेंगे, वेरियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो वहाँ पर लिविस कंसेप्ट, आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट, ये सभी आएगा। उसी में एक कंसेप्ट है कि वैसे केमिकल सब्सटेंस जो H+ डोनेट करते हैं उन्हें एसिड, और जो H- डोनेट करते हैं उन्हें बेस कहा जाता है। अगर हम लोग इन्हें लेते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, COO और ये H, ये आयोनाइज कर COOH+ का फॉर्मेशन करता है, यानी कि इनके बीच का ये बॉन्ड ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास शिफ्ट हो जाता है? ऑक्सीजन के पास में। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास में आ गया, निगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ये किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का। अब ये एसिड हो गया। अब हमें ये देखना है कि किनके प्रेजेंस में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है और किनके प्रेजेंस में एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? इस हाइड्रोजन को जितना आसानी से आयोनाइज करे, दूसरे तरीके से ये ऑक्सीजन अगर इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी तरफ खींचे, इसमें खींचने का टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, और अगर इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कम हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ में आया एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब? एसिड उन्हें कहा जाता है जो H+ का फॉर्मेशन करते हैं। H+ कब बनेगा? जब हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन ले ले। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है यहां? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है तो ज्यादा एसिडिक, और कम टेंडेंसी है इसका तो लेस एसिडिक। अब यहां पर दो नेचर को रखते हैं, एक बार में रख रहे हैं क्या? ये ग्रुप लगा हुआ है CH3 CH3 और यहां COOH, और दूसरे में है FCOOH। आपसे जो पूछेंगे वो देखो, यहां भी COOH है और यहां भी COOH। ये पार्ट तो दोनों में कॉमन है, डिफरेंस यहां पर ये पार्ट आ गया और इसमें क्या आ गया? F। आप बताओ ये प्लस I इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप है या माइनस I इफेक्ट? क्या है ये? प्लस I इफेक्ट, और ये माइनस I इफेक्ट। ठीक है, प्लस I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पंप करता है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है? इलेक्ट्रॉन पंप करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन पंप करेगा किसको? कार्बन को। कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा किसको? ऑक्सीजन को। तो अब आप बताओ यहां पर ये हो रहा है, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इस ऑक्सीजन एटम को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और यहां पर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है।
तो ये कार्बन से भी ड्रॉ करेगा, और कार्बन किससे मांगेगा? ऑक्सीजन से। अब दोनों कंडीशन में आप बताओ कि किस कंडीशन में, पहले वाले में और दूसरे वाले में, किस वाले में ऑक्सीजन में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, फर्स्ट में या सेकंड में? क्यों सेकंड में? क्योंकि सेकंड में फ्लोरीन लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, और जब ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है तो ऑक्सीजन किससे खींचेगा? हाइड्रोजन से। और यहां पर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो जब इसको बगल से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो फिर इससे इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी इसका क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, कि वहां पर वो नहीं लेगा। तो जब एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रोजन के आयोनाइजेशन पर ही डिपेंड कर रहा है तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, यानी कि प्लस आई में डिक्रीज करता है और माइनस आई में इंक्रीज करता है। इसको अगर हम लोग समराइज फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ और दूसरा हो गया बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। एक जगह पर रख रहे हैं प्लस आई इफेक्ट और दूसरी जगह पर माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन पंप कर रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस। जबकि बेसिक स्ट्रेंथ इसका ठीक उल्टा होगा, इंक्रीजेस। यहां पर ये माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का, तो यहां एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस, और यहां डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। ए CH3 CH2 COOH, B CH3 CH F COOH, और C है CH3 CH Cl COOH। तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड है। तीनों में क्या क्या एटम या ग्रुप लगा हुआ है दिख रहा है आपको? यहाँ क्या लगा हुआ है? क्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, और यहाँ हाइड्रोजन। देख रहे हो, यहाँ CH है और यहाँ क्या है? CH2, यानी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि A, B और C तीनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? कौन ज्यादा एसिडिक होगा? क्यों B? क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, वो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब आप में से कई लोगों को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ही नहीं पता है। इंडक्टिव इफेक्ट आपके कॉपी में भी लिखा हुआ है, सामने भी, तो वहां भी देखोगे कि ब्रोमीन से ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करता है? क्लोरीन। क्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? बी। ये पार्ट आप बता सकते हो। सबसे लिस्ट एसिडिक कौन होगा? ए होगा, क्योंकि ए में हाइड्रोजन है, उनका इंडक्टिव इफेक्ट वैल्यू क्या? 0, और इनका इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव। ये 12th का क्वेश्चन है। 12th में मिलेगा आपको इस तरीके का क्वेश्चन, वहां पे अरेंज करने के लिए मिलेगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। वहीं जब बेस के बारे में पढ़ेंगे तो हम यहाँ अभी बेस के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब हम लिविस कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि बेस उन्हें कहा जाता है लिविस कंसेप्ट के अनुसार से जिनके पास लोन पर इलेक्ट्रॉन है, और जो लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप लगा हुआ है तो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है दान पुण्य करने वाला है, दो लोग हैं, दोनों का नेचर है कि वो दान करने वाले हैं, ठीक। ए वाले पर्सन का जो भी एक बेटा है, बी वाले का भी एक बेटा है। ए वाले का बेटा जो है वो कहीं बाहर भी काम करता है, ऑफिस वगैरह में जाता है, वो पेरेंट्स को सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकता है। बी वाले का बेटा जो है बेरोजगार टाइप का है, वो यहाँ से भी ड्राइंग नेचर का है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। अब आप बताओ कि कहीं पर डोनेशन देने की बात आएगी तो ए से ज्यादा चंदा मिलेगा या बी से ज्यादा चंदा मिलेगा? ए से मिलेगा, क्योंकि उसके पास में प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप लगा हुआ है। और बी वाले को तो लगेगा कि अभी तो बेटा भी मांगेगा, रिटायरमेंट से जो पैसा आ रहा है मेरा पेंशन वाला, वहीं पर ये ध्यान लगाए हुए है, ठीक है। अपने तो कुछ कमाता धमाता नहीं है। अब आप सोचिए कि आप ए वाला बनाना चाहते हैं पेरेंट्स को या बी वाला बनाना चाहते हैं। ये भी सोच सकते हो कि हम रहेंगे ए वाला, पेरेंट्स को बनाएंगे बी वाला, यानी कि कमाएंगे भी और इलेक्ट्रॉन वाला यहाँ से खींचेंगे, ठीक है, पेंशन वाला पैसा भी है।
ये वाला नोट कर लीजिए, ये पार्ट। आपको आगे बढ़े हम लोग। रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, और मेसोमेरिक इफेक्ट। लिखिए इसमें क्या है, लिखवाएं, लिखो। लिखिए द पोलराइजेशन produced in a the polarization produced in a conjugated system produced in a conjugated system due to interaction between two pi bonds सिग्मा और पाई जानते हैं ना, 2 pi bonds or a pi bond and lone pair electron, pi bond and lone pair electron is called resonance effect, or mesomeric effect. Resonance effect or mesomeric effect. Paragraph change. If the shifting of electron is in conjugated system, then it is called positive resonance effect, and if the shifting is away from the conjugated system, then it is called negative resonance effect. Negative resonance effect. Paragraph change. Following are some important plus R and minus R effect producing group. Plus R and minus R effect producing group. नोट करो, फिर समझाते हैं क्या है। चलो अब इसको यूज करना है, क्या है जो सब ध्यान से सुनोगे, कॉपी करने के लिए हम टाइम देंगे।
इस जगह पर एक टर्म आया है कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड कहने का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन पर या तो मल्टीपल बॉन्ड हो, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, या फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड। इस तरीके के सिस्टम को कंजुगेटेड सिस्टम कहा जाता है। यहाँ एक कंजुगेटेड सिस्टम, तो इस कंजुगेटेड सिस्टम में शिफ्टिंग होगा बेंजीन उसके अच्छे एग्जाम्पल में आएगा। देखना यहाँ लिखोगे नहीं, अभी आप यहाँ देखोगे, आपकी कॉपी में जो लिखा हुआ है वही हम पूछेंगे। यहाँ ये बेंजीन है, ठीक। अब इस बेंजीन के साथ में हैलोजन लगा हुआ है, कोई भी हैलोजन लगा सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी। मान लीजिए कि Cl है, तो क्लोरीन के पास में ये 6 इलेक्ट्रॉन है। आप बताइए क्लोरीन जो आपके लिस्ट में अभी दिया हुआ है, ये प्लस आर इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप है या माइनस आर इफेक्ट? प्लस आर। प्लस आर कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है कंजुगेटेड सिस्टम को, और माइनस आर कहने का मतलब जो लेता है। इंडक्टिव इफेक्ट में भी वही था, माइनस विड्रॉइंग नेचर का और प्लस आई जो है इलेक्ट्रॉन पंपिंग नेचर का। अब यहाँ ये क्या करेगा, ये कंजुगेटेड है यानी कि डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो डबल बॉन्ड मजबूरी में बना हुआ है। ये कंजुगेटेड सिस्टम क्लोरीन से बात करता है, बोलता है कि अब तो हम और आप जो है रिश्तेदार हो गए, हमारे और आपके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। देखिए आपके पास में 3-3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और हम लोग मजबूरी में डबल बॉन्ड बना करके काम चला रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं? तो कहना चाह रहे हैं थोड़ा इधर भी बढ़ाइए, ठीक है। तो ये बढ़ाते हैं तो ये यहाँ से इधर शिफ्ट करेगा। अब आप जो पढ़े हो वो अब देखो धीरे धीरे यूज होने लगेगा। आप बताओ इस शिफ्टिंग को क्या कहा जाएगा? एटम टू बॉन्ड। आ गया समझ में? अब जहां पर ये सिंगल बॉन्ड है, अगले स्टेप में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। अभी यहां पर ये देखो, इस कार्बन एटम का यहां पर 1 2 3 4 4 बॉन्ड है। अब जैसे ही ये यहां शिफ्ट करेगा डबल बॉन्ड बनेगा, तो 4 की जगह पर कितना बॉन्ड हो जाएगा? 5। और कार्बन के बारे में पढ़ें कि ना तो ये 4 से कम बॉन्ड बनाता है और ना ही 4 से ज्यादा। तो एट द सेम टाइम यहां का ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा। अब जैसे ही ये शिफ्ट करेगा तो इस जगह पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी अगले स्टेप में ये लिखा जाएगा यहां क्लोरीन जहां 6 इलेक्ट्रॉन था, अब उसकी जगह पर यहां 4 इलेक्ट्रॉन, यहां डबल बॉन्ड। बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान से देखना, 12th में हर एक ऑर्गेनिक के चैप्टर में आएगा रिजोनेंस स्ट्रक्चर, वहां बनाएंगे। अब जैसे ही यहां शिफ्ट किया तो इस क्लोरीन के ऊपर में कौन सा चार्ज? प्लस। ये यहां से यहां शिफ्ट कर गया तो अब इसके ऊपर में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कौन सा चार्ज? माइनस। क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था और एक इसका था, ठीक है, तो इसकी वजह से यहां पे माइनस चार्ज। अब फिर यही मूवमेंट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में शिफ्ट करेगा और यहां का ये बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट करेगा। देखो अब अगले स्टेप में क्या लिखते हैं, यहां Cl 1 2 3 4 कौन सा चार्ज? प्लस, डबल बॉन्ड। अब जैसे ही यहां शिफ्ट किया तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट किया तो पारा पोजीशन पर निगेटिव चार्ज, ये पहले से बॉन्ड था। अब फिर ये यहां शिफ्ट करेगा। अब बताओ तो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा? यह डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, यानी ये कन्वर्ट कर जाएगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगले स्टेप में 1 2 3 4 प्लस चार्ज, ये डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, अब इस जगह पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में ये यहां शिफ्ट करेगा, यानी क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, और यहां का ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट, यानी उस जगह पर चल जाएगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो पहला स्ट्रक्चर है वही ये 5th वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। यानी इस 5th वाले स्ट्रक्चर में क्लोरीन 1 2 3 4 5 6। चुपचाप ध्यान से सुनोगे तो कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज बाकी दिमाग के ऊपर से निकलेगा और फिर स्टार्ट करना पड़ेगा 12th में जब पढ़ोगे तब। यहाँ सिर्फ टर्म को जानना है, इसका एप्लीकेशन फिर 12th में जाकर के होगा और वहाँ हर एक जगह पर आएंगे, इसलिए यहाँ थोड़ा कोशिश करोगे। यहाँ पर आया दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब प्लस आर और माइनस आर में समझ में आएगा। यहाँ अल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है,
ये भी कंजुगेटेड सिस्टम यानी कि बेंजीन से जुड़ा हुआ है। यहाँ ये बेंजीन, इस ऑक्सीजन के पास में अभी 4 इलेक्ट्रॉन है। जो पूछेंगे मैं बताना। बताओ ये कार्बन और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो अब ऑक्सीजन के ऊपर में 6 और कार्बन के ऊपर में कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। डिफिशिएंसी हो गया। तो यहां पर ये पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर देता है, यानी यहां शिफ्टिंग हो गया बॉन्ड टू बॉन्ड। एरो का सिर्फ याद रहेगा, तो बाकी का पार्ट आप लिख सकते हो। अब यहां ये हो गया CO 1 2 3 4 5 6 माइनस यहाँ H, अब प्लस नहीं है तो यहां बन गया डबल बॉन्ड हो गया। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जैसे था वैसे, यहां का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया तो इस जगह पर ये प्लस चार्ज। अब यहां बॉन्ड टू बॉन्ड शिफ्टिंग होगा, ये यहां शिफ्ट करेगा। तब देखो तो जैसे ये शिफ्ट करेगा तो जहां सिंगल बॉन्ड है उसकी जगह पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। बाकी सारा स्ट्रक्चर एक ही जैसा होगा, जैसे है वैसे ही। यानी इस जगह पर क्लोरीन 1 2 3 4 5 6, ओ सॉरी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, यहाँ माइनस चार्ज। कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, ये बेंजीन, इस बेंजीन के साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पहले से था और इस जगह पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक। अब जैसे ये शिफ्ट करेगा तो बताओ यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और उसको कंपनसेट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से या बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा। 1 2 3 एक एक करके ही चलते हैं। अब जब ये आ गया, अब यहाँ ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, इस जगह पर यहाँ पाई बॉन्ड और जगह पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस, पॉजिटिव। अब इसे यहाँ माइनस चार्ज छूटा हुआ है, इस जगह पर आएगा और यहाँ का ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर, फिफ्थ और फर्स्ट दोनों आइडेंटिकल हो जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। यानी यहाँ अब 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड था, अभी ये शिफ्ट किया तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड H, और यहाँ पर ये बेंजीन, डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड अल्डिहाइड से। एक दो चीज देखोगे अब यहाँ ध्यान से। इस जगह में देख रहे हैं कि बाहर से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ जा रहा है? कंजुगेटेड सिस्टम में, अंदर की तरफ। और इसमें कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ हो रहा है? बाहर की तरफ। तो अगर कंजुगेटेड सिस्टम से बाहर जा रहा है तो उसे हम लोग -R या -M इफेक्ट करते हैं, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। और अगर बाहर से अंदर की तरफ में शिफ्ट कर रहा है तब इसे +R और +M इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप को कहा जाता है। जैसे अभी आप देख रहे होगे तो 12th का एक स्टूडेंट था, वो मैसेज किया था, तो उसमें हम बात कर रहे थे कि ऑर्थो मेटा इसी कंसेप्ट पर बेस्ड था। वो एक जगह पर इलेक्ट्रोफाइल को डाल रहा था। तो यहां पर आप देख करके बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहां जाता है? जहां इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो आप बताओ तो ये कौन सा पोजीशन है? ऑर्थो, मेटा और पारा के रूप में बताना। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल वाला ऑर्थो, एडजेसेंट वाले को मेटा और डायगोनल अपोजिट को पारा। ये क्या है? ऑर्थो। ये क्या है? ये क्या है? ऑर्थो। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन +R इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप लगा हुआ रहा तो इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप कहां कहां जुड़ सकते हैं? ऑर्थो और पारा पर। वो मेटा पर नहीं जाएगा क्योंकि मेटा पर उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ठीक है। मेटा पर न्यूक्लियोफाइल जाकर के अप्रोच करेंगे। न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव चाहिए, लेकिन पॉजिटिव नहीं है तो न्यूट्रल पर भी वो जाकर के जाएगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कभी निगेटिव के पास में नहीं आएगा।
उसी तरह से यहां पर भी जब हम लोग देखें तो इस जगह पर देख रहे हो प्लस चार्ज आ रहा है, यहां भी क्या आ रहा है, प्लस चार्ज। तो आप बताओ तो यहां इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल यहां नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल ना तो ऑर्थो पर जुड़ेगा और ना ही पारा पर, तो वो कहां जुड़ सकता है, सिर्फ मेटा पर। तो वही उसको बता रहे थे कि जो आप CH3 ग्रुप डाले हैं तो ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग है, और आपको नाइट्रो ग्रुप डालना है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो डालना है वो मेटा पोजीशन पर डालना है। तो पहले वो ग्रुप आपको डालना पड़ेगा जो मेटा डायरेक्टिंग नेचर का है। तो ये सब टर्म आपको 12th में यूज करना है, यानी यहाँ टर्म जानना है। तो जैसे ही जाना हुआ रहेगा तो दिमाग में स्ट्राइक होगा कि हाँ ऐसा वाला डिजाइन जो है बताया गया था। तुम कहीं दूसरी जगह पर भी पढ़ोगे तो इतना तो बात याद आएगा कि हाँ ऐसा कुछ डिजाइन जैसा जो बनाया हुआ था, कॉपियाँ पलट के देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही पलट के देखोगे तो ऐसा फोटो दिखाई देगा, तो फिर वो रिकॉल करेगा कि हाँ कॉपी बेचना मत, ठीक है। ऐसा नहीं कि दिवाली वाली आए तो फिर साफ सफाई करके काम खत्म, कि 11th तो पास करेंगे, 11th और 12th का कॉपी जो है वो आपका बीटेक तक का जानते हैं, क्योंकि बीटेक वाला कई स्टूडेंट जो कांटेक्ट में रहता है वो बोलता है कि सर फर्स्ट ईयर वाला कॉपी दिलवा दीजिए ना, अपने स्टूडेंट से किसी से बोलिए ना छुट्टी में आएंगे तो दिलवा दीजिए, क्योंकि वो सारा टर्म जो यही रहेगा 11th-12th में जो पढ़े हैं वो। सिर्फ आपका स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट जो है वो एडिशनल हो जाएगा, और जो जनरल पेपर है वो बस ये कॉमन ही रहता है, 11th-12th वाला ही रहेगा। यूट्यूब पर वीडियो सब पब्लिक किए पुराने स्टूडेंट की वजह से ही, वो लोग रिक्वेस्ट करने लगा कि सर ऐप में डाल दीजिए, तो ऐप में ब्लॉक भी हो जाता है। तो जो क्लास कर रहा है वो बताता है कि हाँ सर हमारा ब्लॉक हो गया है, तब मुझे अच्छा ठीक है हम पब्लिक कर देते हैं, ठीक है। तुम लोग पढ़े ही हो कि हाँ सर वो यूज़फुल है, हम लोग लॉकडाउन में तो उसी से पढ़े थे, वो सर शेयर कर दीजिए, वो कर दीजिए। हम लोग तो शेयर क्या कर देना है, ठीक है जाओ, क्योंकि पहले 2-3 को किए तो फिर उसके बाद फिर कॉल बढ़ गया कि सर हमको भी चाहिए, तो हमको भी शेयर। तो सोचो कि एक वीडियो जो है व्हाट्सएप तो कर नहीं सकते हैं, उतना MB का तो जा नहीं सकता है वो, हम बोले तो ठीक है हम पब्लिक कर देते हैं। तो याद रखिएगा कॉपी बेचिएगा नहीं। अब आप छाप लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।